हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम नाइन्थ क्लास के पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो ये हमेशा से एक क्वेश्चन बनता रहा है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, कि आखिर में डेमोक्रेसी है क्या, और व्हाई डेमोक्रेसी, कि हमने अगर अपने देश में या किसी भी कंट्री ने अपने देश में अगर डेमोक्रेसी की सरकार चुनी है तो उन्होंने क्यों चुनी है, तो व्हाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। हम सोचने की कोशिश करते हैं, हम इसकी डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में डेमोक्रेसी होती क्या है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा ये मुद्दा आता है कि डेफिनेशंस की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। हम सीधा सीधा, जैसे कि अगर ये पेन है, मार्कर है, डेफिनेशन जानने की ज़रूरत नहीं थी हमें, है ना। लेकिन अगर हम इसी पेन को हम किसी पेंसिल के साथ कंपेयर करें, दोनों का काम लिखना है, लेकिन अगर हमें स्पेसिफिकली डिफाइन करना हो कि इस मार्कर में और पेंसिल में क्या डिफरेंस है, तो हम बहुत सारे डिफरेंस बता सकते हैं कि ये मोटा है और पेंसिल थोड़ी पतली होती है, उसको मिटाया जा सकता है, ये बोर्ड पे लिखा जाता है, उससे नोटबुक में लिखा जाता है। तो डेफिनेशन से क्या होती है, क्लियरिटी आती है कि जो भी हम बता रहे हैं तो हम चीज़ों को स्पेसिफाई कर पाते हैं कि डेफिनेशन के अंदर आ रही है, हाँ तो ये वाली चीज़ है, डेफिनेशन के अंदर आ रही है, हाँ तो ये वाली चीज़ है। तो डेफिनेशंस का एक महत्व होता है जिससे हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो आइए जानते हैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल। तो एक ये फॉर्म है गवर्नमेंट की जो कि इलेक्ट की जाती है, मतलब लोग चुनते हैं, अब वोटिंग के थ्रू लोग चुनते हैं, बाय इलेक्टेड बाय पीपल, लोगों के द्वारा जिस सरकार को चुना जाता है उसी को हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल, जो लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है उसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। आइए जानते हैं कि और कौन कौन सी फॉर्म होती है और कौन कौन सी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, सरकार की, और कौन कौन सी। एक तो डेमोक्रेसी पढ़ ली हमने, दूसरी और कौन कौन सी होती हैं। तो सेकंड अगर हम फॉर्म की बात करें तो वो है मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है कि एक राजा होगा या फिर एक रानी होगी, वो सारे जो डिसीजंस हैं वो वही ले रहे हैं। जैसे पहले होता था कि राजा रूल कर रहा है, रानी है, जैसे अशोक राजा था, ठीक है। तो उनके टाइम पे उस सिस्टम को हम बोल सकते हैं मोनार्की सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे जितने भी डिसीजन हैं वो एक मोनार्क के द्वारा लिए जा रहे हैं, जिसको लोग चुन नहीं रहे हैं। वो डायनेस्टी बाय डायनेस्टी आ रहा है कि एक राजा बना, फिर उसका बेटा राजा बना, फिर उसके अगला जो जनरेशन आएगी उसमें से जो मेल मेंबर होगा वो राजा बनेगा। तो वो है मोनार्की, जिसमें लोगों का कोई रोल नहीं है अपनी जो सरकार है उसको चुनने का, अपने ऊपर उनके ऊपर जो लोग रूल करेंगे उनको चुनने का, उनको वो चीज़ मिल रही है डायनेस्टी बाय डायनेस्टी। तो वो है मोनार्की। सेकेंड इज डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि यहाँ भी एक इंसान है, ज़रूरी नहीं है कि वो राजा हो, लेकिन वो क्या कर रहा है, लोगों पे अपनी चीज़ों को इम्पोज कर रहा है कि लोग जो भी करेंगे वो उसी के हिसाब से करेंगे। जैसे कि हम नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ बहुत तरह की फ्रीडम पे रेस्ट्रिक्शंस हैं लोगों की। तो वो है डिक्टेटरशिप, कि जो इंसान है वो डिक्टेट कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे करना है, तो वो होता है डिक्टेटरशिप। थर्ड इज़ ओलिगार्की। अगर हम ओलिगार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ें तो ओलिगार्की का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, कि एक ग्रुप है लोगों के, वो रूल कर रहे हैं कि कुछ राजा, जैसे राजा है ना, मोनार्की में क्या था, राजा है, अब राजा के साथ मंत्रिमंडल होगा। तो कभी कभी ऐसा होता था कि राजा बहुत वीक पड़ गया और उसके जो मंत्रिमंडल हैं वो रूल कर रहे हैं, तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम बोलते हैं ओलिगार्की। एंड लास्ट वन इज रिपब्लिक। तो रिपब्लिक में क्या होता है, जो हेड होता है, जैसे हमारी कंट्री है, हमारा जो हेड है कौन है, प्रेसिडेंट, है ना। जो हेड है उसको वो इलेक्टेड होता है, उसको चुना जाता है, वो कहीं डायनेस्टी से नहीं आता, उसको चुना जाता है। जैसे यूके में है वो डायनेस्टी बाई डायनेस्टी हेड आता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। तो रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द लीडर और द लीडर, मेन लीडर इज सिलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। एंड oligarchy where the group of people are coming together and they are ruling. Third, dictatorship, there is someone who is dictating the people that how they should behave or how they should work. And monarchy is a form of government where a king or a queen is ruling over its subject and with their own will, वो अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं।
तो ये था कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और उसमें डेमोक्रेसी। तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, हमने देखा कि ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि इलेक्टेड की जाती है, जो कि चुनी जाती है लोगों के थ्रू, दैट इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज इलेक्टेड बाय पीपल। अब इसको डेमोक्रेसी को और अच्छी तरीके से जानने के लिए हम इसके फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका जो पहला फीचर है, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर। तो इन अ डेमोक्रेसी, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एक ऐसी कंट्री जहाँ डेमोक्रेसी है, उसमें जो मेजर डिसीजंस होंगे, जितने भी मेजर जो डिसीजन लिए जाएंगे वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ मेजर डिसीजंस कौन लेता है, प्रेसिडेंट लेता है, प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। तो और ये वो लोग हैं जो चुने गए हमारे थ्रू, ठीक है। तो ये होता है डेमोक्रेसी जहाँ पे मेजर जो डिसीजंस हैं वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो ये पाकिस्तान के जनरल थे जिन्होंने वहाँ की जो सरकार थी उस टाइम की, इन नियर अबाउट 1999, तो वहाँ की जो सरकार थी उसको हटा दिया। जो इलेक्टेड सरकार थी, जो लोगों ने सरकार को चुना था, उसको हटा दिया उन जनरल ने। वो जनरल थे मिलिट्री के और वो परवेज़ मुशर्रफ। तो उन्होंने वहाँ की जो सरकार थी उसको हटा दिया और खुद रूल में आ गए। उन्होंने अपनी पोजीशन बना ली प्रेसिडेंट, कुछ दिनों बाद वो प्रेसिडेंट बन गए अपने आप। और फिर क्या किया उन्होंने, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो वहाँ का संविधान था, उसमें चेंजेस लाए। और चेंजेस में क्या था कि जो नेशनल और जो प्रोविंशियल असेंबलीज होंगी वो प्रेसिडेंट के हिसाब से काम करेंगे, और जब प्रेसिडेंट चाहेगा वो काम करेंगी, जब प्रेसिडेंट चाहेगा कि नहीं ये वर्क नहीं करनी चाहिए तो वो उनको हटा भी सकता है। तो ये था। तो हमने देखा कि जो पाकिस्तान में उस टाइम पे जब परवेज़ मुशर्रफ था, तो किस तरीके से जो जो परवेज़ मुशर्रफ था, किस तरीके से उसने पावर को कैप्चर कर लिया। अब वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, है ना, सारे डिसीजंस परवेज़ मुशर्रफ के द्वारा लिए जा रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में हम क्या कहते हैं कि जो मेजर डिसीजन है वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं। इसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्टेड। जो लोगों के द्वारा चुना गया लीडर है। परवेज़ मुशर्रफ को तो लोगों ने नहीं चुना था, वो तो खुद तख्ता पलट करके सरकार को हटा के खुद प्रेसिडेंट बन गया और सारी पावर होल्ड कर ली। तो जो इलेक्टेड होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो सरकार थी वहाँ, उसको हम डेमोक्रेटिक फॉर्म नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे जो मेजर डिसीजन है वो एक ऐसे पर्सन के द्वारा लिया जा रहा है जो कि इलेक्टेड नहीं है। सेकंड फीचर की अगर हम बात करें तो वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब क्या होता है कि डेमोक्रेसी में सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो ये है कि जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री होने चाहिए। मतलब तुम पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि आपको किसको वोट करना है। आपका जो जी चाहे, आप जिसको वोट करना चाहते हैं आप उसको वोट कर सकें अपने हिसाब से। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और फेयर तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा एडवांटेज दे रहे हैं इलेक्शन में, किसी को कम दे रहे हैं, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो इसको जानते हैं हम एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो चाइना में क्या था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ऑफ चाइना, वो हमेशा रूल करती थी। हर 5 साल में इलेक्शन आते थे, लेकिन हर बार जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी वही वहाँ की सरकार को चलाती थी। अब वो ऐसा क्या करते थे कि ज़्यादा अच्छा काम करते थे कि लोग उन बार बार चूज़ कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं था। लोग उनको चूज़ नहीं कर रहे थे, वो लोगों से अपने आप को फोर्स करवा रहे थे कि वो ना फेयर मीन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वो या तो पावर का इस्तेमाल कर रहे थे लोगों को डरा के कि अगर तुम लोगों ने वोट नहीं दिया ना तो हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें मरवा देंगे, या जो भी कुछ करते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको वो ब्राइब दे दिया करते होंगे कि हम तुम्हें, जैसे हमारे इंडिया में भी चलता है, ब्राइबिंग सिस्टम चलता है कि मिठाई का डिब्बा दे दिया या कुछ खिला दिया पिला दिया तो हम तुम्हें वोट देंगे। तो वही सिस्टम था जिसकी वजह से वो हमेशा रूल करता था। जब भी हर 5 साल में इलेक्शन होते थे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही सरकार बनाती थी। तो क्योंकि वो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करते थे, वो गन पावर का इस्तेमाल करते थे, वो मसल्स पावर का इस्तेमाल करते थे, वो अनफेयर तरीके से बूथ को चेंज करवा देते थे। जहाँ लोग लग रहा है कि यहाँ मेजॉरिटी के लोग किसी और पार्टी को वोट करेंगे, यहाँ से बूथ शिफ्ट कर दिया वहाँ, अब लोग वहाँ तक नहीं जाएंगे, दूसरी जगह क्यों जाएंगे वोट देने? तो वो वोट देने नहीं जाएंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही जीतेगी। तो ये था चाइना में। वहीं हम मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में क्या था कि हर 6 साल में इलेक्शंस होते थे, लेकिन वहाँ पे एक पार्टी थी जिसका नाम है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो ये पार्टी क्या करती थी, ये भी हर साल जीतती थी, पता नहीं कैसे जीतती थी।
और ये बहुत सालों से रूल कर रही थी वहाँ पे मैक्सिको में। और लोग जब इस चीज़ का अपोज करते थे, देखते थे, तो उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता था, उनको बोलने का हक नहीं दिया जाता था। लोग बहुत ज़्यादा उनसे परेशान थे, तो वो पार्टी हमेशा जीतती थी। अब कैसे जीत रही है? तो वो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यूज़ कर रही थी कि वो मसल्स पावर का, वो मनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ब्राइब कर रहे हैं लोगों को, वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं लोगों को। तो वही चीज़ें जो PRI थी वो इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से वो हर बार जीतती थी। तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे चाइना और मैक्सिको में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं था, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि लोग फ्रीली जिसको भी चूज़ करना चाहते हैं वो उसे चूज़ कर सकते हैं, और जो इलेक्शंस होंगे वो पूरी तरीके से फेयर होंगे। उनमें ये नहीं है कि किसी कोई पार्टी है उसको ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है और किसी पार्टी है उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, सबको बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। तो ये था सेकेंड फीचर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर हम थर्ड फीचर की बात करें तो वो है 1 पर्सन 1 वोट। कि डेमोक्रेसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि जो हर इंसान है उसको बराबरी का दर्जा दिया गया है, कि सब इंसान, चाहे वो महिला हो चाहे वो आदमी हो, सब बराबर हैं। इसलिए हर पर्सन के पास एक वोट डालने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आदमियों को ये कह दिया कि आप 2 वोट डाल सकते हो, औरतों को ये कह दिया कि आप 1 वोट डालेंगे, नहीं। सबको वोट का अधिकार है और सबको बराबरी का वोट का अधिकार है, सबके पास एक वोट है। तो सऊदी अरेबिया में, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं, तो सऊदी अरेबिया में क्या हुआ था कि 2015 तक वहाँ पे महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था, उनको राइट दिया ही नहीं जाता था वोट करने का। तो हम नहीं कह सकते कि सऊदी अरेबिया एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। एस्टोनिया में क्या होता था कि जो रशियन माइनॉरिटी के लोग थे, रशिया के जो माइनॉरिटी के लोग वहाँ रहा करते थे एस्टोनिया में, उनके वोटों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी लोगों के द्वारा, और वहाँ के उनको दबाया जाता था, ठीक है। तो और वोट देने का अधिकार भी बहुत मुश्किल से उन्हें दिया जाता था, तो उनको फेयर नहीं था वोट देने का अधिकार। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि 1 पर्सन 1 वोट। थर्ड इज़ फीजी। फीजी में क्या था कि कुछ ना इंडियन फीजी भी थे जो इंडिया से गए हैं वहाँ, तो उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, या फिर उनको राइट्स भी दिए जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल से दिए जा रहे हैं, तो उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो हम नहीं कह सकते कि वहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि वहाँ पे सभी को बराबरी का 1 पर्सन 1 वोट है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ के इंडिजीनियस लोग हो तो आपको वोटिंग का अधिकार होगा, जो बाहर से आए या वहाँ रह रहे हैं बहुत सालों से, उनकी जनरेशन्स निकल गई वहाँ रहते हुए, और आप अभी तक उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दे रहे। तो फीजी में भी उस टाइम पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं था। लास्ट जो फीचर जिसकी हम बात करेंगे वो है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कि लॉ का जो रूल होना चाहिए। मोनार्की में रूल किसका होता है? राजा का, ठीक है। डिक्टेटरशिप में रूल किसका होता है? डिक्टेटर का। ओलिगार्की में किसका रूल होता है? जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है। और रिपब्लिक में किसका रूल होता है? पीपल के द्वारा, क्योंकि लोगों के द्वारा चुनी जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी में कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कि जो रूल है वो कानून का रूल होना चाहिए, ठीक है। साथ के साथ रेस्पेक्ट फॉर राइट, और जो हमारे जैसी जो जनता है जो उनको वोट करके वहाँ तक पहुँचा रही है, उनके लिए राइट्स होने चाहिए, उनके लिए उनको राइट्स दिए जाने चाहिए। जो उनके राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स उनके संविधान में लिखे गए हैं, वो उन तक पहुँचने चाहिए। तो इसी को एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। जिम्बाब्वे का एग्जांपल लेते हैं। वहाँ ज़ानू PF नाम की एक पार्टी थी जो कि हमेशा विन करती थी। क्यों विन करती थी? क्योंकि वो अनफेयर तरीके से जीत रही है, और साथ के साथ वो सेंसरशिप लगा देती थी। अगर उनके खिलाफ कोई कुछ लिखता था तो उसको रोक दिया जाता था, उन चीज़ों को जो उनके खिलाफ जाते थे उनको पनिशमेंट दिया जाता था। तो क्या कह रहे हैं कि हम राइट्स नहीं दे रहे, उस टाइम पे उन लोगों को राइट्स नहीं दिए जा रहे। तो हम नहीं कह सकते कि जिम्बाब्वे में डेमोक्रेटिक फॉर्म थी सरकार की, क्योंकि वहाँ पे लोगों के राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, और रूल ऑफ लॉ नहीं हो रहा है, रूल ऑफ पार्टी हो रहा है, या रूल ऑफ सम पर्सन हो रहा है, वहाँ रूल ऑफ पीपल नहीं हो रहा। रूल ऑफ पीपल का मतलब, रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जो लॉ बनाया गया है वो सबके हित में बनाया गया है, सबको मद्देनज़र रखते हुए लॉ की संरचना की गई है। तो ये होना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो हमने जाना कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल। एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोग उन्हें चुनेंगे।
अब लोग चुन रहे हैं, लेकिन अगर इलेक्टेड लीडर्स डिसीजंस नहीं ले रहे तो वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देंगे, जो हमने परवेज मुशर्रफ के एग्जाम्पल से जाना। दूसरी चीज़, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो कि हम वोटिंग करवा रहे हैं और इलेक्शन फेयर नहीं है, तो किस बात की डेमोक्रेसी। तो वहाँ जैसे कि हमने चाइना और मेक्सिको के एग्जाम्पल से जाना। थर्ड, 1% वोट। अब आप कह रहे हो कि हम वोटिंग का अधिकार दे रहे हो, अब पर किसको वोटिंग का अधिकार दे रहे हो? क्या आप 1% 1 वोट दे रहे हो? जैसे कि सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फिजी में वहाँ नहीं दिया जाता था, तो हम वहाँ नहीं कह सकते कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। लास्ट, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। जैसे जिम्बाब्वे में लोगों के राइट्स का उल्लंघन किया जाता था, लोगों को राइट्स नहीं दिए जाते थे, तो हम ये कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो फॉर डेमोक्रेसी ये चारों फीचर्स टोटली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि यार ये 90% होना चाहिए, ये 50% होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ये सब बराबर इक्वल है, 25 25 25 25 या फिर जितना भी परसेंटेज बनना है पर हेड, वो बनना चाहिए उस हिसाब से कि सबको बराबरी का है। 100%, 100%, 100%, 100% सबका बराबरी का अधिकार है, और सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी फीचर मिस होता है तो हम नहीं कह सकते कि वहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बाकी जो बचा है हमारा टॉपिक, वाई डेमोक्रेसी, की हमने डेमोक्रेसी को क्यों चुना, तो वो हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी। थैंक्स अ लॉट।